हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द टॉपिक फ्रिक्शन। साथ साथ में थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स का भी रिवीजन करेंगे। इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे, उसको आपको अपनी फॉर्मूला डायरी में लिख लेना चाहिए। लास्ट टाइम रिवीजन में आपको काम आएगा। तो हम फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स if the external force capital F is equal to पार्ट ए 1 न्यूटन, पार्ट बी 1.96 और पार्ट सी 2.5 न्यूटन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, तीन थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ब्लॉक है 1 kg का, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ। म्यू एस 0.2, म्यू के 0.15। म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और म्यू के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया हुआ है। हमसे पूछा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स इन तीन केसेस में। मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन है तब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, फिर एफ के 1.96 होने पर कितना है, और एफ यदि 2.5 न्यूटन हो जाता है तब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। तो आसान क्वेश्चन पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपको क्या याद आना चाहिए, क्या थॉट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। तो जब भी फ्रिक्शन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मालूम है कि फ्रिक्शन के एक्ट करने की तीन नेसेसिटीज हैं। नंबर वन, सरफेसेस रफ होनी चाहिए। सरफेसेस रफ होनी चाहिए मतलब म्यू नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे यहां दिखाया हुआ है म्यू एस है 0.2, म्यू के है 0.15। तो इन वैल्यूज से पता लग रहा है कि सरफेसेस रफ हैं। एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पर स्लाइड होती है, स्लाइड होने की कोशिश करती है, तो यदि सरफेसेस स्मूथ होंगी तो फिर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। तो सरफेसेस को स्मूथ होना चाहिए। नंबर दो, नॉर्मल रिएक्शन होनी चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन यदि जीरो है तो फिर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। और नंबर तीन, आप जानते हैं या तो एक्चुअल स्लाइडिंग हो रही हो, मतलब एक सरफेस दूसरे पर फिसल रही हो, या फिर टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग हो, तब फिर फ्रिक्शन एक्ट करता है। स्लाइडिंग हो रही हो या फिर टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग हो, तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हो सकता है आपको ये चेक लगाने पड़ जाएं। जैसे इसी क्वेश्चन को हमको करना है, तो आप देख रहे हैं सरफेसेस रफ हैं। दूसरी बात, नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, तो अलग अलग केसेस में वो अलग अलग होती है। यहाँ क्या होगा, एक फोर्स इस ब्लॉक पर आएगा mg डाउनवर्ड्स और दूसरा होगा n, और n इज इक्वल टू होगा mg, क्योंकि ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। तो नॉर्मल रिएक्शन भी है। फिर क्या स्लाइडिंग हो रही है, क्या ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइड तो नहीं हो रहा है, पर इसमें टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग जरूर है क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। यदि मैं इसको जीरो कर दूं एक्सटर्नल फोर्स को, और अब आपसे पूछे कि अब फ्रिक्शन कितना है, तो आपको बोलना है कि फ्रिक्शन है जीरो, क्योंकि इसमें टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग नहीं है। तो ये तीन बातें होनी चाहिए फ्रिक्शन के एक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो ये दिमाग में आपके आना चाहिए, मतलब इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। फिर आपने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, एक ग्राफ आपने प्लॉट किया हुआ है, मैं आपको याद दिलाता हूं। वो ग्राफ था किस किस के बीच, एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच। एक्स एक्सिस पर हमने प्लॉट किया एक्सटर्नल फोर्स और वाई एक्सिस पर फ्रिक्शनल फोर्स, और फिर एक्सपेरिमेंटली इसको ड्रॉ करते हैं। तो जो ग्राफ हमको मिलता है वो किस तरह का ग्राफ हमको मिलता है, ऐसा आपको पता है, इस ग्राफ के बारे में जानते हैं आप, इस तरह का ग्राफ आता है। अभी ग्राफ हमको क्या बताता है, ये बता रहा है जैसे यहां पर आप आए ओरिजिन पर, नो एक्सटर्नल फोर्स नो फ्रिक्शनल फोर्स, तो वही बात आ गई कि टेंडेंसी नहीं है स्लाइडिंग की, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा। तो ग्राफ इसीलिए यहां से स्टार्ट हुआ है। अब ये जो लाइन है वो 45 डिग्री का है, ये एंगल मतलब स्लोप इसका है 45, यानी y इक्वल्स टू x। तो नो एक्सटर्नल फोर्स नो फ्रिक्शन विल एक्ट। जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे, किसको बढ़ाते जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स को, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी रेशो में बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये लाइन है y इक्वल्स टू x। तो
जब एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन कर देंगे, फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो जाएगा। फिर 2 कर दें एक्सटर्नल को, वो भी 2 हो जाएगा। इस तरह जब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता चला जाता है। और कब तक बढ़ता है? एफ तक। तो एफ क्या है? तो एफ है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन के बराबर, म्यू एस एन के बराबर। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता है तब फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाता है। एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होते हैं, बॉडी रेस्ट में बनी रहती है। तो ये फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब 0 से लेकर एफ तक ये जो लाइन बनी हुई है ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी रेस्ट में बनी रहेगी। और उसके बाद क्या होता है, यदि आप एक्सटर्नल फोर्स को और बढ़ा देंगे, जैसे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं यह है एफ यह है कैपिटल एफ, दोनों बराबर होंगे। यानी आप इसको यूं याद रख सकते हैं कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स लेस देन और इक्वल टू है एफ या म्यू एन, तब तक बॉडी रेस्ट में बनी रहती है। फ्रिक्शनल फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद जब एक्सटर्नल फोर्स को हम बढ़ा देते हैं, मोर देन म्यू एन जब वो हो जाएगा, तब क्या होगा? तब बॉडी मूव करने लगेगी, तब एक्ट करता है काइनेटिक फ्रिक्शन, वो होता है म्यू के एन के बराबर। तो ये शॉर्ट में मैंने थ्योरी आपके साथ में डिस्कस कर ली है, ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं थ्योरी। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखकर और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब वापस उस प्रॉब्लम पर आते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे? एक बॉडी है, ब्लॉक है 1 kg का, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जब 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। तो इस तरह की यदि प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना चाहिए? स्टेप 1 में आपको निकाल लेना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? तो वो होगा म्यू एस एन के बराबर। ठीक है, और इस केस में एन कितना होगा? फोर्सेस की बात कर लेते हैं। एक फोर्स आएगा नीचे mg, दिस इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ब्लॉक। दूसरा होगा ये नॉर्मल रिएक्शन n। और अब सोचें कि जब ये एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाएंगे, रिजिड बॉडी है तो सरफेस के रिलेटिव ये आगे जाएगी, और रिलेटिव मोशन का ऑपोज करने के लिए फ्रिक्शन एक्ट करेगा बैकवर्ड्स डायरेक्शन में। इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा। तो ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई। और एफ आपने निकाल लिया, मतलब आपने निकाल लिया लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई भी आंसर देने के पहले आप पहले निकाल लोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो निकाल के रख लिया आपने। म्यू एस एन, म्यू एस इज 0.2 और एन कितना है? तो एन इक्वल्स टू है mg, मास इज 1 kg एंड टेक g इक्वल्स टू 9.8। तो ये होगा 98 इंटू 2 करेंगे तो 196 आएगा, और डेसिमल पॉइंट आएगा 2 प्लेसेस के बाद, यानी 1.96 न्यूटन। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब केस ए में क्या दिया हुआ है हमें? एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है 1 न्यूटन। तो जब एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन होगा तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन होगा। वर्टिकल में तो नेट फोर्स 0 था ही, हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बॉडी रेस्ट में बनी रहेगी। तब फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? जितना कि एक्सटर्नल फोर्स है। ये 1 न्यूटन है तो ये भी 1 न्यूटन होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑल्सो बी 1 न्यूटन, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। और ये किस टाइप का फ्रिक्शन है? तो यह है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के साथ बदलती जाती है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ 1 न्यूटन। अब पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स जब 1.96 है, 1.96 न्यूटन है जब एक्सटर्नल फोर्स, मतलब पहले वो था 1 न्यूटन और फिर उसे बढ़ाते चले गए, फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, और अब वो हो गया लिमिटिंग के बराबर। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी इतना ही होगा, 1.96 न्यूटन। और ये कौन सा फ्रिक्शन है? तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग। और बॉडी होगी वर्ज ऑफ मोशन पर, मतलब ठीक चलने को तैयार। तो ये इसका आंसर हो गया। ये सब नहीं पूछा था आपसे, वैल्यूज पूछी थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर हो गया 1 न्यूटन, ये 1.96। और थर्ड पार्ट में, पार्ट सी में आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग है, मतलब कितना एक्सटर्नल फोर्स?
2.5 न्यूटन। तब क्या होता है फिर, जब ये 2.5 हो जाता है, लिमिटिंग से ज्यादा हो जाता है, तब ये बॉडी मूव करने लगती है। पर फ्रिक्शन तो अभी भी एक्ट कर रहा है, और वो कौन सा वाला है, काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के एन। म्यू के एन, म्यू के दिया हुआ है हमें, म्यू के एन, और एन है mg के बराबर। ये होगा 0.15 इंटू मास इज 1 kg एंड g इज 9.8। ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स इस समय। तो बॉडी मूव करेगी और ये फ्रिक्शन कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कितना होगा, तो 15 8 जा 120, हासिल क्या ही 12, 135 और 12 मतलब 147, 147, और डेसिमल पॉइंट आएगा 3 प्लेसेस के बाद, यानी 1.47 न्यूटन। ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स। और ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो थोड़ा सा कम है। अब प्रॉब्लम्स में कई बार सिर्फ म्यू दिया रहता है या म्यू एस दिया रहता है, म्यू के हमको उसको थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, क्योंकि म्यू के होता है स्लाइटली लेसर देन म्यू एस। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये तो इसके आंसर्स हो गए। मतलब 1 न्यूटन जब है एक्सटर्नल फोर्स, तब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 1 न्यूटन। 1.96 तब 1.96, और इस समय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो वो अभी हमने फाइंड आउट किया, वो है 1.47, 1.47 न्यूटन। इस समय बॉडी रेस्ट में बनी रहेगी, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन। इस समय भी बॉडी रेस्ट में होगी, वर्ज ऑफ मोशन पर होगी, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और इस केस में सी में बॉडी मूव करेगी। अब आपसे पूछ सकते हैं उसका एक्सेलरेशन कितना है इस केस सी में। तो आप देख रहे हैं एफ है 2.5, स्मॉल एफ है 1.47, तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना होगा, तो वो होगा 2.5 माइनस 1.47, तो 0.03 से वो 1.5 बन गया, यानी 1.03। ये हो गया नेट फोर्स 1.03 न्यूटन। तब एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा 1.03 फोर्स अपॉन मास दैट इज 1 kg, यानी ये ब्लॉक 1.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा इन केस 3। तो और एक्सेलरेशन होगा कहाँ, नेट फोर्स की डायरेक्शन में। नेट फोर्स कहाँ होगा, टुवर्ड्स राइट। तो इन क्वेश्चंस को आपको एक दो बार करके देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये आसानी से आपसे बन जाएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। फ्लोर मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात हो गई। तो एक ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, यानी म्यू एस दे रखा है आपको 0.4। और आगे क्या बोल रहे हैं, इफ अ फोर्स ऑफ 2.8 न्यूटन is applied on the block parallel to the floor, the force of friction between the block and floor is। ये 2 kg का ब्लॉक है और हमको बताना है इस पर फ्रिक्शनल फोर्स जब एक्सटर्नल फोर्स 2.8 न्यूटन है। तो क्या करेंगे, आप ये डायग्राम बनाएं या नहीं, आपको एफ एल निकाल लेना चाहिए। एफ एल कितना होगा, वो होगा म्यू एस एन। इसको म्यू एस एम जी याद ना करें, म्यू एस एन याद रखें। एन तो हर केस में अलग अलग हो सकता है। यहां पर जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एम मास का ब्लॉक रखा है, तब एन भले ही एम जी होता है, तो म्यू एस एम जी ऐसा हो जाएगा। अब म्यू एस कितना है, म्यू एस इज गिवन टू बी 0.4, मास ऑफ द ब्लॉक इज 2, और ऑप्शंस के हिसाब से 10 भी ले सकते हैं आप चाहें तो। ये हो गया 8 न्यूटन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है 8 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 8 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 8 न्यूटन के बराबर। पर एक्सटर्नल फोर्स यदि लिमिटिंग से कम है, तब क्या होता है, जितना एक्सटर्नल उतना ही फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स होगा 2.8 न्यूटन और बॉडी रेस्ट में बनी रहेगी। यदि एक्सेलरेशन पूछ लेंगे तो एक्सेलरेशन उसका होगा 0, वो मूव ही नहीं करेगी। वर्टिकल के फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। ये 2.8 तो फ्रिक्शन भी हो जाएगा 2.8। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला है, 60 kg बॉडी इज पुश्ड विद जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग ऑन अ फ्लोर and the same force continues to act afterwards. The coefficient of static and dynamic friction are 0.5 and 0.4 respectively. The acceleration of the body is। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर है म्यू एस माइनस म्यू के
टाइम्स जी। ये इसका आंसर है। क्या पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, ठीक है। म्यू एस कितना दिया है? 0.5, म्यू के दिया है 0.4 और जी की वैल्यू आंसर के अकॉर्डिंगली ले लेंगे हम। तो यहाँ 9.8 लिया है, ये हो गया 0.1, तो ये हो गया 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आया कैसे? तो सोचें आप उस सवाल में क्या बोला है कि एक बॉडी जो 60 केजी की है उसको उस पर कितना फोर्स लगाया? जस्ट एनफ टू स्टार्ट इट, और वो होता है आपको पता है लिमिटिंग के बराबर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन वो होता है म्यू एस एम जी, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखे हुए ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन म्यू एस एम जी। इतना फोर्स लगाने पर वो आ जाती है वर्ज ऑफ मोशन पर, और बाद में भी इतना ही लगाते रहे। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इस लिमिटिंग के बराबर, और बाद में भी जब वो मूव करने लगी तब भी इतना ही लगाते रहे। तो इधर से आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के एम जी के बराबर। इधर वाले फोर्सेस तो आप जानते हैं वो तो बैलेंस हो जाते हैं, ये फोर्स तो बैलेंस हो गए, और ये ज्यादा होगा क्योंकि म्यू एस होता है ग्रेटर देन म्यू के, यानी राइटवर्ड्स फोर्स है ज्यादा होगा, ये कम होगा। नेट फोर्स इधर आएगा राइटवर्ड्स, यानी बॉडी इस तरह से मूव करेगी विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेट फोर्स अपॉन मास करने से ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट फोर्स, और नेट फोर्स होगा म्यू एस एम जी माइनस म्यू के एम जी अपॉन एम। तो फॉर्मूला क्या आ गया? वो आ गया म्यू एस माइनस म्यू के टाइम्स जी। एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना एक्सेलरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस होगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप चाहें तो याद रख सकते हैं, फॉर्मूला डायरी में भी लिख सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देख रहे हैं मास की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं रह गई, आपको म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी कर देना है बस। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu equals to 0.5. The block stops after traveling a distance of 9.8 meter. The initial velocity of the block was. तो एक ब्लॉक है और उसके पास है कुछ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फोर्स नहीं है, वेलोसिटी है। मान लेते हैं कि u, जिस वक्त जिस इंस्टेंट जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने उसे देखा उसकी वेलोसिटी है u, और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वो मूव कर रही है बॉडी u वेलोसिटी से, ठीक है। या बोल सकते हैं कि स्टार्ट हुई है अभी u वेलोसिटी से, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, ठीक है। अब क्योंकि वेलोसिटी हमने इधर रिगार्ड की है तो सरफेस के रिलेटिव ये बॉडी आगे जाएगी, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैकवर्ड्स डायरेक्शन में, इधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। और कितना लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स? तो वो लगेगा म्यू एम जी के बराबर। अब इसमें बोला नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मास यदि m है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू एम जी के बराबर, और म्यू एम जी ये फ्रिक्शन है, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में जरूर है, ये एम जी है, ये एन है, और ये तो बैलेंस हो जाते हैं। आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल में सिवाय फ्रिक्शन के और कोई फोर्स नहीं है, और फोर्स अपॉन मास करने से एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वो म्यू जी। यानी सिचुएशन ऐसी हो गई कि यू मास की वो बॉडी है, राइटवर्ड्स यू है उसकी वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन लग रहा है इधर। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो रिटार्ड होगी, और रिटार्ड हुई वो कितना चलकर? 9.8 मीटर चलकर स्टॉप हो गई बल्कि। यानी सब क्वांटिटीज अब आपको मालूम है। यदि आपसे पूछें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इज टू बी फाइंड आउट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो निकालनी है। फिर एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन है विद माइनस साइन म्यू जी, ये एक्सेलरेशन हो गया विद माइनस साइन। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 9.8 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और क्या दिया हुआ है? हमको चाहिए है u,
फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि स्टॉप होने की बात कर रहा है। बस ये क्वांटिटी सब पता है। अब आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, म्यू इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो आप इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें कि हमको ये u मिल जाए? हम इक्वेशन ये यूज करेंगे, u स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v जीरो, u फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन इज म्यू जी टाइम्स s, ऐसा हो जाएगा। हमको चाहिए ये, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 म्यू जी एस। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कभी कभी एस पूछ लिया जाता है, बाकी क्वांटिटीज देके एस पूछ लेंगे आपसे। अभी म्यू और एस दिए हुए हैं, यू पूछा हुआ है, बस अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू, म्यू कितना है, म्यू इज 0.5, और म्यू दे दिया हमने, जी कितना है, जी कितना लेना पड़ेगा हमको, जी 9.8 लेना पड़ेगा। रीजन यह है कि एस दिया हुआ है 9.8, तो ये तो 1 हो गया, यू स्क्वायर इज 9.8 इंटू 9.8, क्लियरली यू कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स भी यूज हो गई हैं फ्रिक्शन के साथ साथ, और इसीलिए हमको उसी ऑर्डर में चलना चाहिए। पहले वेक्टर अलजेब्रा करो, कैलकुलस भले ही ना करें अभी, वेक्टर अलजेब्रा करो, उसके बाद काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के बाद लॉज ऑफ मोशन, फिर फ्रिक्शन, फिर सर्कुलर मोशन। तो अगला क्वेश्चन करेंगे अब। क्या बोल रहे हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ कार्स व्हील एंड रोड इज 0.7, द लीस्ट डिस्टेंस इन विच द कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इज। तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है कि फ्रिक्शन ऑपोजेज रिलेटिव मोशन, वो मोशन का ऑपोज नहीं करता है बल्कि रिलेटिव मोशन का ऑपोज करता है। कभी कभी उसकी वजह से मोशन होती है। आपको मालूम होगा कि साइकिल में वो जो पिछला पहिया होता है, वो पिछला पहिया जमीन को बैकवर्ड्स पुश करता है, तब जमीन से उसको मिलता है फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ, और अगला जो होता है पहिया, उससे तो नेविगेशन होता है, मतलब आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं साइकिल के, ठीक है। तो यहां पर भी वही हाल हो रहे हैं। एक कार है और कार के व्हील और रोड के बीच क्या दिया हुआ है आपको, म्यू, म्यू इज गिवन टू बी 0.7। म्यू की कभी आपसे यूनिट पूछ सकते हैं या डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी आपको मालूम होगा, प्योर रेशो है, तो इसकी ना तो डायमेंशन होती है ना यूनिट होती है। तो क्या बोल रहे हैं, द लीस्ट डिस्टेंस इन विच द कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल हो गई है कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा हुआ है इसने, लीस्ट डिस्टेंस इन विच द कार एक्सेलरेट्स, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करके उसकी वेलोसिटी 0 से 15 हो जाएगी यदि कार के व्हील और रोड के बीच में यह है म्यू का वैल्यू। कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल ऑपोजिट टाइप का क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है ये। तो ज्यादा विचार नहीं करें, आपको ये इक्वेशन लगा देनी है बस। आपको पता है कि वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ये इक्वेशन यूज हो सकती है। अब यहां पर 0 डाल दें, प्लस 2, एक्सेलरेशन आपको याद हो गया होगा, फोर्स कितना होता है, वो होता है म्यू एम जी, अपॉन एम करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज म्यू जी एस, ऐसा हो जाएगा। एस पूछा है हमसे, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। तो कुछ बच्चों को यही याद रह जाता है, तो इतना टाइम भी नहीं लगता उनको सोचने का, फटाफट उन्होंने वैल्यूज डाली यहाँ पर। कितना हो जाएगा, v 15 टाइम्स 15 अपॉन 2, म्यू एस 0.7 और g 10 ले लेते हैं, तो ये 14 हो जाएगा, है ना। 15 इंटू 15 बाय 14, ठीक है। अब 15 बाय 14, तो 15 में थोड़ा सा और
ज्यादा हो जाएगा। ये सब ऊटपटांग है आंसर्स, इसमें से सिर्फ जो कंसिस्टेंट है वो ये है, क्योंकि 15/14 ये कितना होगा, 1.1 1.2 कुछ मान सकते हैं, तो 15 से थोड़ा ज्यादा होगा ये, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है, और इसमें ज्यादा विचार भी आपको नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखना कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का ऑपोज करता है, ना कि मोशन का। कभी कभी तो वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस कार के व्हील पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और वही उसे एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है मोशन को, बल्कि सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, उसी की वजह से मोशन हो पा रही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मास m रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये वो मास, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मास एंड द सरफेस इज म्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, इफ द मास इज पुल्ड बाय अ फोर्स F एज शोन इन फिगर, ये फोर्स उसके ऊपर लगाया, द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन मास एंड द सरफेस विल बी। तो क्या इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? यस, लग रहा है। ये कंपोनेंट लग रहा है इसके ऊपर, इसका कंपोनेंट इधर होगा F cos 30, F cos 30, और इसी का इधर एक कंपोनेंट आएगा, वो कितना होगा, F sin 30। इसके अलावा कौन कौन से फोर्सेस होंगे? तो इसके अलावा एक होगा mg और दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, यानी जैसा हम चेक लगाते हैं कि फ्रिक्शन एक्ट करेगा नहीं। नंबर 1, सरफेस रफ है, यस। दूसरी बात क्या बताई थी आपको कि क्या इसमें टेंडेंसी है मोशन की? यस, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन नॉन जीरो है, यानी तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। हमको बताना क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपको तो उसका फॉर्मूला ही रटा हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, पर जैसा मैंने कहा था आपसे कि एन अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। यहां पर एन कितना होगा, तो यूं सोचेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, यानी एन प्लस एफ साइन 30 इज इक्वल टू एम जी, ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एन प्लस नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो एन प्लस एफ बाई टू इक्वल्स एम जी। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा यहां से, तो n बराबर आ जाएगा mg माइनस F/2। ठीक है, ऐसा आएगा नॉर्मल रिएक्शन, वो यहां सब्सटीट्यूट करके आंसर कर देना है बस। तो म्यू टाइम्स mg माइनस F/2, तो ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखना है कि n को जल्दबाजी में mg लिखकर गड़बड़ ना कर दें। वैसे तो यहाँ आंसर नहीं है, यहाँ है आंसर ए, ये गड़बड़ हो सकती है। तो n हमेशा mg के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। हाल फिलहाल आंसर क्या है, म्यू टाइम्स mg माइनस F/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक ऑफ मास √3 kg। ये एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है √3 किलोग्राम। √3 kg is placed on a rough horizontal surface. Mu is also given. Mu कितना दे रखा है, 1/2 √3, 1/2 √3. A force is applied as shown in the figure. Minimum force required just to slide the block is. तो minimum force जो स्लाइडिंग के लिए जरूरी होता है वो कितना होता है, वो होता है लिमिटिंग, और लिमिटिंग कितना होता है, म्यू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, मतलब ही म्यू एन, यानी इसमें भी हमें एन ही फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे रिजॉल्व कर लेंगे, तो इसको ऐसा सोचें, आगे लग रहा है ये, ठीक है, और फिर इसको रिजॉल्व कर लें। ठीक है, कैसे करेंगे, तो पहले आप ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये एंगल 60 है, ये एंगल किसके बीच है, ये जो इंक्लाइंड लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये एंगल 60 है। मतलब कहने का यह है कि इस फोर्स को आप आगे स्लाइड कर लो, ऐसे सोचो। और यदि ये F है तो इधर कंपोनेंट कितना होगा इसका, F cos 60, F cos 60, और इधर कितना होगा, तो इधर होगा F sin 60। ठीक है, उसके अलावा कौन से फोर्सेस होंगे, तो एक होगा mg, इसका वेट, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको भूल जाएंगे, ठीक है ना। अब ये है फोर्सेस,
क्योंकि इसको तो हमने आगे धक्का दे लिया है ट्रांसलेशन की प्रॉपर्टी से वेक्टर के, इसको आगे खिसका लिया और रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब वो चेक लगा लो, सरफेस रफ है, नॉर्मल रिएक्शन प्रेजेंट है और टेंडेंसी ऑफ मोशन भी है। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, n बराबर होगा mg प्लस f साइन 60, n इज इक्वल टू mg प्लस f साइन 60, ऐसा होगा, ठीक है। ये आ गया n, और अब बस वैल्यूज आपको रख देनी है उसमें वैल्यू रख देंगे, किसकी वैल्यू रख दें, n की। चाहिए क्या आपको, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू स्लाइड द ब्लॉक, तो यहां से आ गया है n, और ये है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो पहले इसको ऐसा बना लेते हैं इस इक्वेशन को, क्या कि एक्सटर्नल फोर्स जब किसके बराबर होगा, लिमिटिंग के बराबर होगा, तब बॉडी होती है वर्ज ऑफ मोशन पर, चलने को तैयार, और इसको लिख लेंगे म्यू n, और ये है n, mg प्लस f रूट 3/2। मतलब आपको अपने क्वेश्चन को आखिरी तक अलजेब्रिक फॉर्म में रखना चाहिए, फिर वैल्यूज प्लग करना चाहिए, वैल्यूज पुट करने की जल्दी नहीं मचानी चाहिए। तो बस अब यहां आ जाए, एक्सटर्नल फोर्स कितना, f cos 60, cos 60 इज हाफ यानी f/2 इक्वल्स टू म्यू इज 1/2 रूट 3, 1/2 रूट 3। फिर क्या, मास कितना है, रूट 3 टाइम्स g प्लस f रूट 3/2। हमको इसे सॉल्व करना है, किसके लिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड, मतलब इसकी बात कर रहा है, f फाइंड आउट करना है। ये 2 कैंसिल आउट हुआ, रूट 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो f रूट 3 इज इक्वल टू g रूट 3 प्लस f रूट 3/2। तो इसको इधर ले आते हैं, तो f रूट 3 कॉमन बचेगा क्या, 1 माइनस हाफ यानी हाफ इज इक्वल टू जी रूट 3, ये रूट 3 कैंसिल आउट, तो f बराबर हो गया कितना, 2g, 2 इंटू जी, मैं सही कर रहा हूं ना, इसको इधर लेकर आए, इधर लेकर आएंगे, तो f रूट 3 माइनस f रूट 3/2, f रूट 3 बाहर हुआ, 1 माइनस हाफ इज हाफ इज इक्वल टू जी रूट 3, रूट 3 कैंसिल आउट, 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी f इक्वल्स टू 2g, और 2g मतलब 20 न्यूटन, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह लॉज ऑफ मोशन भी यूज होते हैं फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg and the table shown in the figure is 0.2. What would be the maximum mass value of block B so that the two blocks do not move? The string and the pulley are assumed to be smooth and massless. Take G equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह है जो ब्लॉक 2 kg का, इसके और टेबल के बीच म्यू एस दिया हुआ है, कितना दे रखा है, म्यू एस इज गिवन टू बी 0.2। फिर हमसे पूछा है मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी, इसका मास कितना हो, तो इसको लिख लेते हैं एम बी। ये हमसे पूछा है मैक्सिमम, ये कितना मास हो कि सिस्टम मूव नहीं करे, मतलब दोनों ब्लॉक्स मूव नहीं करें, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी है। और बोला है स्ट्रिंग और पुली स्मूथ और मासलेस है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो इसमें फिजिक्स क्या लग रही है, तो आप देखो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, तो एक फोर्स तो होगा डाउनवर्ड, इसका वेट एम बी इंटू जी, फिर यहां आएगा टेंशन टी, और इस पर भी टेंशन आएगा यहाँ टी। अब जैसे जैसे हम एम बी को बढ़ाते जाएंगे, टी बढ़ेगा, मतलब इस पर एक्ट करने वाला एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा। और टी कब मैक्सिमम हो जाएगा, जब ये लिमिटिंग हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद यदि टी को बढ़ाया तो ये तो मूव करने लगेगा, यानी इसे होना पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर म्यू एन, और एन कितना होगा इस ब्लॉक के लिए, म्यू इसका मास यानी म्यू एम ए इंटू जी, म्यू एम ए इंटू जी, और ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में, तो दो इक्वेशंस बना लेंगे, टी इज इक्वल टू एम बी इंटू जी, ये इसके लिए इक्वेशन,
और इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, T इज इक्वल टू म्यू एम ए इंटू जी, और इनको इक्वेट कर देते हैं। हमको एम बी फाइंड करना है, तो एम बी टाइम्स जी इज इक्वल टू म्यू एम ए टाइम्स जी। ठीक है, तो इसमें ये जी कैंसिल आउट हो गया। तो म्यू की वैल्यू कभी पूछी जा सकती है, एम ए एम बी देकर म्यू पूछ लेंगे। हाल फिलहाल हमसे ये पूछा हुआ है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप देखें, जो लटका हुआ है उस ब्लॉक का मास इज इक्वल टू जो टेबल पर है उसका मास इनटू म्यू। तो इसको भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा बनाकर याद रख सकते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो कुछ लोग इसको शॉर्ट ट्रिक बोलकर समझाते हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं हो तो उसी से आया हुआ रिजल्ट है। जब आप इसको बार बार करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो सॉल्व करके आंसर निकालना भी बहुत जल्दी हो सकेगा, यदि वो प्रैक्टिस में होगा तो म्यू एम बी इज इक्वल टू म्यू एम ए, म्यू कितना दे रखा है 0.2 एंड एम ए इज 2 kg, यानी यह है 0.4, यह है 0.4, आंसर बी करेक्ट हो गया। 0.4 यूनिट इसका होगा किलोग्राम। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अ चेन ऑफ लेंथ L and mass M uniformly distributed throughout the length is placed over a table partially overhanging। एक चेन की बात हो रही है, ये है वो टेबल, और इस पर पार्शियली ओवरहैंग होने वाली एक चेन रखी हुई है। ये बना लेते हैं चेन, ये उसके लिंक्स हो गए सब, इस तरह की ये चेन है। तो आधी वो टेबल के नीचे लटकी हुई है और आधी टेबल पर है, ऐसी हो गई वो चेन। इसका मास कितना है m, और लेंथ है उसकी l, और ये मास m l लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी मास पर यूनिट लेंथ m बाई l होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन बी ओवरहंग विदाउट स्लाइडिंग डाउन अज्यूमिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू बी म्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो यहां होगा टेबल और चेन के बीच में। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं इसका कितना हिस्सा नीचे लटकाया जा सकता है ताकि ये चेन नीचे ना गिर जाए। तो पिछला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये भी है। ये एक मास, ये एक मास, ये मासलेस है रस्सी, हमसे पूछ रहे हैं ये कितना हो कि ये ब्लॉक मूव नहीं करे। तो हमको ऐसे ही उसे भी सॉल्व करना है। उसको आप इस तरह की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे, हम मान लेंगे कि इस चेन का लेंथ x मैक्सिमम नीचे लटकाया जा सकता है, टेबल की एज से x लेंथ इसकी नीचे लटकाई जा सकती है। टोटल लेंथ कितनी है l, इसका मतलब टेबल पर कितनी लेंथ है, टेबल पर हो जाएगी l माइनस x। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम टू ब्लॉक प्रॉब्लम में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ये डायग्राम और ये डायग्राम इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है। ये ब्लॉक हमने क्यों बनाया है, ये जो ओवरहैंग हो रहा है पार्ट उसके लिए। तो मास पर यूनिट लेंथ है m बाई एल, तो x लेंथ में कितना मास होगा, तो वो होगा m बाई एल टाइम्स x। और ये किसके लिए बनाया है, ये इस लेंथ के लिए बनाया है, l माइनस x के लिए। तो m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। बस ये हो गई आपकी प्रॉब्लम कन्वर्ट। अब फोर्सेस तो आप जानते हैं, इस पर कितना लगेगा, इधर m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। ठीक है, ये मान लेते हैं t है और ये मान लेते हैं t है, और इधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, कितना होगा वो म्यू n। ठीक है, और n कितना होगा तो आप जानते हैं म्यू n, n मतलब ये सब कुछ इंटू जी। अभी डिफिकल्ट लग रहा है पर है बहुत आसान, बहुत ही इजी है। अब क्या करेंगे, t इज इक्वल टू m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये इक्वेशन 1, और इसकी एक इक्वेशन बना लेंगे, t इज इक्वल टू म्यू m बाई एल माइनस एक्स इंटू जी। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली दोनों को इक्वेट कर देंगे। बस ये जो मास लटका हुआ है उसका वेट
और जो टेबल पर है इस चेन का पार्ट, उसका वेट, दोनों को इक्वेट करना है। अब आप दोनों को जब इक्वेट करोगे तो m बाई एल कैंसिल, ठीक है, g कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। जितना कुछ आपको याद रह जाए, ये यदि याद हो जाता है तो बहुत अच्छा। म्यू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब चेन का जो पार्ट एज के नीचे लटका हुआ है इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एल माइनस एक्स। कितनी आसानी से याद रह सकता है, जितना लेंथ लटका है नीचे टेबल के एक्स, और टेबल और चेन के बीच में म्यू होता है, यानी ऊपर वाली ये दो क्वांटिटीज म्यू इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो बहुत आसान है याद रखना। हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए म्यू का वैल्यू, अज्यूमिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, क्या चाहिए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन ओवरहंग, मतलब एक्स चाहिए। तो म्यू एल माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स, म्यू एल इज इक्वल टू म्यू प्लस वन इंटू एक्स। तो एक्स आ गया, कितना आ गया एक्स, फाइनल रिजल्ट ये है, एक्स इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू प्लस वन इंटू एल, यानी म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन। तो यही ऑप्शन सही हो गया है, म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन। हो सके तो इस रिजल्ट को रट लें, हो सके तो इस रिजल्ट को रट लें, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फॉर्मूला डायरी में भी लिख कर रखें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी पर बेस्ड है, फॉर्मूले को अच्छे से आप देख लें कि यदि एक्स लेंथ उस चेन की टेबल के नीचे लटकी हुई होती है कॉर्नर से, तो वो x इज इक्वल टू होता है म्यू, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड टेबल, इनटू लेंथ ऑफ द चेन अपॉन म्यू प्लस वन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हेवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप, if the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length that can hang over one edge of the table is। तो अब पूछा हुआ है हमसे फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ, मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना लटकाया जा सकता है। पहले पूछा था मैक्सिमम लेंथ कॉर्नर से नीचे कितनी लटकाई जा सकती है, वो थी एक्स। अब फ्रैक्शन किसका, टोटल लेंथ का कितना पार्ट, मतलब एक्स बाई एल पूछा हुआ है हमसे। तो x बाई एल बराबर कितना होगा, इसी फॉर्मूले से ये यदि याद आ जाता है तो ये भी याद आ जाएगा, म्यू अपॉन म्यू प्लस वन। तो यहां बस वैल्यूज डाल देनी है आपको, म्यू एस 0.25 और यहां आएगा 0.25 प्लस वन यानी 1.25, यानी ये हो जाएगा 1/5। अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है फ्रैक्शन, पर पूछा है परसेंटेज। फ्रैक्शन पूछता तो आप बोलते 0.2, और परसेंटेज पूछा है तो दोनों तरफ आपको 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाना है, इज इक्वल टू 1/5 इंटू 100%, ये हो जाएगा 20%। तो आंसर इज, विच आंसर इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, x इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन। अगला क्वेश्चन करेंगे, a chain lying on a rough table with 1/n of its length hanging over one edge of the table, the coefficient of friction is। तो फिर से वही सवाल है, हमको यही याद आ जाना चाहिए, x इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन। अब इस क्वेश्चन में हमसे म्यू पूछा हुआ है और हमसे कहा हुआ है कि 1/n ऑफ टोटल लेंथ हैंग हो सकती है, यानी x दे रखा है हमको l बाई एन, l बाई एन ये x का वैल्यू है। इस L को ले आते हैं यहाँ RHS से LHS में, इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू प्लस वन, और ये L कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो म्यू प्लस वन इज इक्वल टू एन म्यू, ऐसा होगा। और फिर म्यू को उधर ले जाएं तो म्यू कॉमन कर लें तो n माइनस वन, एंड सो म्यू कम्स आउट टू बी 1 अपॉन n माइनस वन। दिस इज द आंसर, आंसर B is correct। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, in order to maintain contact of a block with the vertical wall shown in figure, minimum 10 Newton horizontal force is to be exerted on the block if the coefficient of friction between block and contact surface is 0.2,
then weight of the block must be. तो एक वर्टिकल वॉल, ये है वो ब्लॉक, और मिनिमम 10 न्यूटन का फोर्स लगता है यदि इस ब्लॉक को वर्टिकल वॉल के कांटेक्ट में बनाए रखना है, और वॉल और ब्लॉक के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.2। तो चेक लगाते हैं हम कि फ्रिक्शनल फोर्स होगा कि नहीं होगा। तो सरफेसेस कैसी हैं? रफ। नॉर्मल रिएक्शन है क्या? तो इधर लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन का, तो ये ब्लॉक वॉल को प्रेस करेगा, तो वॉल से इसे मिलेगी नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये है नॉर्मल रिएक्शन। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रेस्ट में है, भले यूं खिसक रहा हो पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये रेस्ट में है। तो n बराबर होगा 10 न्यूटन के। तो नॉर्मल रिएक्शन भी है, सरफेसेस भी रफ हैं। अब इसमें टेंडेंसी है क्या मूव करने की? तो वेट इसका कहाँ काम करेगा? वेट काम करेगा नीचे, mg, यानी इधर है इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की। ठीक है, तो ऊपर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। इस तरह से ये है इसका फोर्स डायग्राम। तो n आ गया है 10 न्यूटन, और यदि ये रेस्ट में बना हुआ है, सपोज रेस्ट में है वर्टिकल डायरेक्शन में भी, तो ये है F कितना होगा? वो होगा म्यू n के बराबर, म्यू n, और ये होना चाहिए mg के बराबर। बस इसकी इक्वेशन ये रहती है और आराम से सॉल्व हो जाएगा। हमको पूछा क्या है? वेट ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी, मतलब mg पूछा है, mg होगा म्यू n, और ये हो गया म्यू 0.2, और n होगा 10 न्यूटन के बराबर। तो हमको अब यही बतलाना था, तो ये हो गया 2 के बराबर। तो 2 न्यूटन इज द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। When a marble block of mass 2 kg lying on a horizontal surface of ice is given velocity of 6 meter per second, it stops in 10 seconds because of friction, the coefficient of friction must be. तो ऐसा प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं, बस यहां पर अब टाइम की बात हुई है, यानी इक्वेशन हमको ये यूज करना होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल है u, ये एक्सेलरेशन कितना होगा? तो होगा म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास इनटू टी, और रिटार्डेशन उसमें आएगा, तभी वो रुक रही है। तो ऐसी इक्वेशन आएगी। हमको क्या क्या दिया हुआ है इसमें, ये हम तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब इस 2 kg से कोई लेना देना नहीं है। ये दे रखा है हमको 10 सेकेंड, 10 सेकेंड म्यू की वैल्यू हमको बतानी है। तो u इज इक्वल टू म्यू जी टी, ऐसा हुआ। तो म्यू इज इक्वल टू हो गया u बाई जी टी, u बाई जी टी। अब u कितना है? वेलोसिटी है 6, g इज 10, और टाइम कितना है 10, तो बस 6 बाय 100 यानी 0.06, ये आ जाएगा म्यू का वैल्यू, और म्यू की यूनिट होती नहीं है, तो सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A block of mass 0.1 kg is held against a wall by applying a horizontal force of 5 Newton on the block. If the coefficient between the wall and the block is 0.5, the magnitude of the frictional force acting on the block is. तो ये वॉल और ये हो गया वो ब्लॉक, ये वॉल और ये ब्लॉक, और इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक का मास दे रखा है 0.1 kg, और इस ब्लॉक पर क्या किया हुआ है? एक्सटर्नल फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का। इस तरह का फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ है 5 न्यूटन। कोएफिशिएंट बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक इज 0.5, म्यू दे रखा है 0.5। हमसे पूछा क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। तो नॉर्मल रिएक्शन तो 5 न्यूटन होगी। क्या बोला हुआ है? हेल्ड, मतलब इसको स्टॉप किया हुआ है, 5 न्यूटन हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, जितना कि एक्सटर्नल फोर्स है। फिर इसका वेट कितना होगा? वेट हो जाएगा 1 न्यूटन के बराबर, 0.1 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। हमको बताना है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसी के बराबर होगा। इसको यदि आप लेते जी को कितना 9.8, तो 0.1 इंटू 9.8, तो वो हो जाता 0.98। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन एंड ट्वाइस द टाइम टू स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। मतलब दो इंक्लाइंड प्लेन की बात हो रही है, एक है स्मूथ और एक में है फ्रिक्शन, और उनके टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ऐसा बोला है कि जब वो रफ सरफेस पर स्लाइड डाउन होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो उसको दुगना टाइम लगता है जब वो स्मूथ सरफेस पर स्लाइड होती है, और इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइन प्लेन इज, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो आप याद रख सकते हैं, वो है 1-1/n²। तो हमको ये देखना है कि रफ सरफेस पर लगने वाला टाइम स्मूथ का कितने टाइम्स है, तो वह है 2 टाइम्स। तो यहां पर आ जाएगा 1-1/2², दैट इज 4। तो ये 3/4 मतलब ही 0.75। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला है, बशर्ते एंगल हो 45 डिग्री। तो यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो फटाफट इसको इस तरह से सॉल्व कर देना है, पर ये सॉल्व होगा कैसे उसको समझ लेते हैं। तो पहले वाले केस में हम बात करते हैं जब सरफेस कैसी है, स्मूथ। सरफेस यदि स्मूथ होगी मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट। ये एंगल कितना, ये एंगल है 45, और एक बॉडी टॉप से बॉटम तक पहुंच रही है, ठीक है ना, यहां से यहां तक आ रही है। टाइम उसको कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है ts। तो हम निकाल रहे हैं ts। तो इसका फोर्स डायग्राम आपको मालूम है, डाउनवर्ड्स ये एक्सेलरेट होगी, फोर्स आएगा सिर्फ इधर mg sin थीटा, ठीक है। ये वाले फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्चुअली आएगा mg cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल। इधर आएगा फोर्स आएगा mg sin थीटा, मास m हो तो m से डिवाइड करने पर एक्सेलरेशन g sin थीटा। ये आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। और ये लेंथ है मान लो l, यहां से यहां आने में इसको टाइम कितना लगेगा, तो क्या लगा देंगे, s इज इक्वल टू ut, u 0 है, हाफ a t स्क्वायर, a is g sin थीटा इंटू टी एस स्क्वायर। तो टी एस इज इक्वल टू कितना हो गया, तो वो हो जाएगा √2l अपॉन g sin थीटा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। उसके बाद अब बात कर लेते हैं किसी रफ सरफेस की, और रफ सरफेस जब होगी तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ये हो गया वो ब्लॉक, फिर से ये एंगल तो 45 है, ये एंगल 45 है, तो यहां भी आप 45 डाल सकते हैं, अभी इसे ही डाल सकते हैं। साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, तो 2√2l अपॉन जी ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर से एंगल 45 है। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से आएंगे, एक mg, फिर ये नॉर्मल रिएक्शन, इसके कंपोनेंट्स बनाए, ये एंगल भी 45 होगा, तो इधर आएगा mg का कंपोनेंट mg cos 45, इधर आएगा mg sin 45, ठीक है, ये होंगे। अब ये इधर स्लाइड डाउन करेगा तो इधर आएगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना होगा, तो म्यू है यदि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस, तो ये होगा म्यू, ये ले लिया मैंने म्यू, और क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, और n होगा इसके बराबर, यानी mg cos 45, यानी डाउनवर्ड्स नेट फोर्स कितना आएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। मैंने इसको 45 लिख दिया है, ये थीटा ही है, ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, यानी डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी साइन थीटा, है ना, ये होगा एक्सेलरेशन किसमें, रफ सरफेस में, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा होगा। और इसलिए अब टाइम कितना लगेगा, इक्वेशन तो यही लगेगी, u इज अगेन 0, और रफ सरफेस पर टाइम आएगा 2l अपॉन जी, और जी ये सब कुछ होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, है ना, ऐसा सब होगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम आएंगे इसमें, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रफ सरफेस का ये टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये,
ठीक है, तो अब √12 अब पहले तो क्या करो आप, हाँ सामने सामने रखा इनको, तो √12 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये आ रहा है रफ सरफेस के साथ, तो ये चला जाएगा इधर रूट में, अंडर रूट ऑफ दिस मच जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बहुत सारा कैलकुलेशन है, और मेरी इच्छा हो रही है कि इसको छोड़ दूं, पर फिर भी मैं करने की कोशिश करता हूं। √12 कट गया, फिर ये इस तरफ था, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया 2 के साथ, और ये इधर चला गया रूट जी साइन थीटा। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो ये हो गया जी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको n मान लेते हैं, है ना, जनरलाइज हो जाएगा n। तो इस क्वेश्चन में 2 है, वैसे n टाइम्स दिया गया होगा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर जी साइन थीटा माइनस n स्क्वायर म्यू जी कॉस थीटा, है ना, ऐसा सब कुछ हो गया। ये आ गया इतना सारा, और अब क्या करें, तो अब ये करें कि ये n स्क्वायर है ही सब कुछ, ऐसा फॉर्मूला बनाना है हमको। ठीक है, तो ये म्यू हमें चाहिए, तो इसको इधर ले जाते हैं, n स्क्वायर म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप लोग सॉल्व करना इसको, है ना, जी साइन थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, ऐसा हुआ। तो इसको इधर ले जाएं, तो साइन 45 अपॉन कॉस 45, 1045 1 हो गया। इधर बच रहा है n स्क्वायर म्यू, म्यू n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमको चाहिए है म्यू, ये नहीं भूलेंगे, हमको म्यू की वैल्यू चाहिए, तो इस n स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ऐसा बहुत सारा डिफिकल्ट सा उसका सॉल्यूशन है। कुल मिला के आपको कॉम्पिटिशन्स में तो इसको याद रखना है बस, म्यू बराबर 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, इतना सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, या इतना आपको टाइम भी नहीं होता है, तो इसको रटने में बुराई नहीं है। फॉर्मूला डायरी में इसको लिख लेना है, चेन वाला क्वेश्चन है उसको लिख लेना है, यानी पूरा क्वेश्चन भी आप पेस्ट कर देंगे तो भी बुराई नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं जिनको देखकर ही आपको आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं।